ऑडियो 6 पुस्तक यह सृष्टि न अनगढ़ है न अनियंत्रित। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। शीर्षक सतत गतिशील हमारा ब्रह्मांडीय परिवार। जब हम अपने चारों ओर नजर उठाकर देखते हैं तो जमीन, पेड़, खेत, आसमान, सूरज, तारे जैसी मोटी वस्तुएं ही देखकर रह जाते हैं। पर जब बारीकी के साथ खोजबीन करते हैं तब पता चलता है कि हम प्रचंड शक्ति से भरे पूरे एक ऐसे समुद्र में मछली की तरह रह रहे हैं जिसके एक एक कण को अद्भुत और आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। मिट्टी का एक ढेला छदाम से भी कम कीमत का होता है। इसमें अणु परमाणुओं की एक अगणित संख्या रहती है। ऐसी दशा में मूल्य और महत्व की दृष्टि से उसकी कीमत नगण्य ही होगी। छोटे ढेले के प्रहार का परिणाम स्वल्प सा होता है, फिर हाथ से छूने और आंख से देखने तक में न आने वाले परमाणु की प्रतिक्रिया कितनी हो सकती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह मोटी दृष्टि हुई। शक्ति के अनंत भांडागार की प्रत्येक छोटी इकाई अपने आप में इतनी महत्ता संजोए बैठी है कि दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। जब एक कण का यह हाल है तो फिर इन अगणित इकाइयों के पुंज की सत्ता और महत्ता को किस प्रकार समझा और आंका जाए। अति लघु से अति विशाल कितना बड़ा है, इसकी गणना तो दूर, कल्पना कर सकना भी मानवीय बुद्धि से बाहर की बात है। परमाणु भी अब सबसे छोटी इकाई नहीं रही, उनके भी भेद उपभेद हैं। वह भी एक सौरमंडल है और इस सबसे छोटी इकाई की सूक्ष्मता के अंतर्गत अपना एक अलग संसार भरा और बसा पड़ा है। उसकी अद्भुतता भी विराट ब्रह्मांड की विलक्षणता से कम रहस्यमय नहीं है। फिर विराट कितना बड़ा है, इसकी थोड़ी कल्पना करने के लिए पहले उस दूरी का नाप लेने के फीते का स्वरूप समझना चाहिए। प्रकाश एक सेकंड में 1,86,000 मील चलता है। यह प्रकाश समस्त पृथ्वी का एक चक्कर एक सेकंड के 7वें हिस्से जैसे स्वल्प समय में लगा लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 1.5 मिनट और सूर्य तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। यह है प्रकाश की चाल। इस चाल से चलते हुए एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तक पहुंच सके वह हुआ 1 प्रकाश वर्ष। खगोल भौतिकी में गणना का माप यह प्रकाश वर्ष ही है। ब्रह्मांड और पृथ्वी की तुलना करना अपनी चिंतन परिधि से, कल्पना शक्ति से बाहर की चीज है। इसीलिए उस कल्पना की तुक बिठाने के लिए सूर्य को एक मध्यवर्ती आधार मानकर चलेंगे तो उस तुलना को करने में थोड़ी सहायता मिलेगी। यद्यपि ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य अपने ग्रह उपग्रह के साथ अपना अपना सौरमंडल बनाकर भ्रमण करते रहते हैं और किसी महाकेंद्र की परिक्रमा में संलग्न रहते हैं, तो भी अपने सौरमंडल के केंद्र सूर्य का ही ऊहापोह इतना विशाल हो जाता है कि उसकी कल्पना करने से ही मानवीय बुद्धि एक प्रकार से हताश होकर बैठ जाती है। फिर करोड़ों सूर्यों की सम्मिलित शक्ति एवं विशालता की कल्पना किस तरह की जाए। ज्वलनशील गैसों के पिंड सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। व्यास 8,65,380 मील, परिधि 27 लाख मील और उसका क्षेत्र 33,93,000 अरब वर्ग मील है। यदि वह पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर न होकर कुल 10 लाख मील दूर होता तो हमें आकाश में एकमात्र सूर्य ही सूर्य दिखाई देता। सूर्य की शक्ति का कोई पारावार नहीं। उसकी सतह का तापक्रम 600 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अंदर का अनुमानित ताप 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 12,000 अरब टन कोयला जलाने से जितनी गर्मी पैदा हो सकती है उतनी सूर्य एक सेकंड में निकाल देता है। अनुमान है कि सूर्य का प्रत्येक वर्ग इंच क्षेत्र 60 अश्वों की शक्ति, हॉर्स पावर के बराबर शक्ति उत्सर्जित करता है। उसके संपूर्ण 33,930 खरब वर्ग मील क्षेत्र में शक्ति का अनुमान करना हो तो इस गुणनखंड को हल करना चाहिए। 33,930 खरब गुणित 1,760 गुणित 3 गुणित 12। इतने हॉर्स पावर की शक्ति न होती तो यह जो इतनी विशाल पृथ्वी और विराट सौर जगत आंखों के सन्मुख प्रस्तुत है वह अंधकार के गर्त में बिना किसी अस्तित्व के डूबा पड़ा होता। इस प्रचंड क्षमता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि 9 करोड़ 30 लाख मील लंबी और 880 गज मोटी बर्फ की सिल्ली के ऊपर उसको केंद्रित कर दिया जाए तो सारी बर्फ एक सेकंड में गलकर बह निकलेगी।
सूर्य के 1 वर्ग इंच में जिस ऊर्जा व प्रकाश की कल्पना की गई है वह 5 लाख मोमबत्तियों के एक साथ जलाने की शक्ति के बराबर होता है। यह सारी शक्ति एक साथ पृथ्वी पर फेंक दी जाती तो यहाँ की मिट्टी भी जलने लगती। जलने ही नहीं लगती, यह भी एक प्रकार का सूर्य पिंड हो जाती, जबकि सामान्य स्थिति में पृथ्वी को सूर्य शक्ति का 220 करोड़वां हिस्सा ही मिलता है। 3 अरब आबादी मनुष्यों की, 100 अरब आबादी पक्षियों की, 1000 अरब आबादी अन्य जीव जंतुओं की और पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल वनस्पति जगत तथा ऋतु संचालन का सारा कार्य उस 220 करोड़वें हिस्से जितनी शक्ति से संपन्न हो रहा है। पूरी शक्ति जो सौरमंडल के करोड़ों ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों का नियमन करती है, प्रकाश और गर्मी देती है, अपने 19 करोड़ 98 लाख महाशंख भार को 200 मील प्रति सेकंड की भयानक गति से 25 करोड़ वर्ष में पूरी होने वाली विराट आकाश की परिक्रमा भी वह अपनी इसी शक्ति से पूरी करता है। उस संपूर्ण शक्ति और सक्रियता को कूटा जाना संभव नहीं, उसे तो भावनाओं में केवल मात्र उतारा जाना भर ही संभव है। वह तो पृथ्वी से उतनी दूरी है जो जीव जंतुओं को हंसने कूदने का अवसर दे रही है। यदि यह दूरी घट जाए तो जीवन अग्नि रूप हो जाए, अर्थात जो चेतना अब दिखाई दे रही है वह सूर्य के गहरे कराल अग्नि ज्वाला में समा जाए। कदाचित किसी तेज से तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी से सूर्य तक जाना संभव हो जाए तो वहां तक पहुंचते पहुंचते एक मनुष्य को 85 वर्ष के 2 जीवन धारण करने पड़ जाए। इसमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की निद्रा के 5 वर्ष अभी जोड़े ही नहीं गए। ध्वनि से भी तीव्र रफ्तार वाले जहाज को ही वहां पहुंचने तक 20 वर्ष लग सकते हैं और इस 20 वर्ष में तो सारी पृथ्वी का खाका ही बदल सकता है। शक्ति की, विशालता की, कर्तृत्व की, वैभव की थोड़ी सी झांकी अपने सूर्य के संबंध में ऊपर दी है। इससे भी हजारों गुने बड़े सूर्य करोड़ों की संख्या में अपने सौरमंडलों सहित उस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। उन सबकी गरिमा का लेखा जोखा कैसे लिया जाए, पर देखते हैं कि वे समस्त शक्ति केंद्र अपने अपने कार्य में नियमितता, व्यवस्था और मर्यादा लेकर चल रहे हैं। कहीं न उद्धतता है और न उच्छृंखलता। निर्धारित कर्तव्य कर्म को अणु से लेकर महत तक सभी पालन कर रहे हैं। यदि ऐसा न होता तो यह इतना बड़ा ब्रह्मांड व्यवसाय एक क्षण भर में बिखर जाता। ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाते या शक्ति का व्यतिक्रम करके सारी ईश्वरी व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके रख देते। हम दृष्टि पसार कर चारों ओर देखते हैं तो इस सब के मूल में चेतना संव्याप्त पाते हैं। चेतना की अदम्य इच्छा आगे बढ़ने की, प्रगति करने की है। यह उचित भी है और आवश्यक भी। अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढ़ रही जीव आकांक्षा अपने लक्ष्य की ओर चलते हुए विकास क्रम और अग्रगमन के उत्साह का ही अवलंबन ग्रहण करेगी। यह विकास प्रक्रिया न केवल मानवीय चेतना में काम करती है वरन ब्रह्मांड विस्तार के रूप में भी वह क्रम चल रहा है। ज्योति भौतिकी की महत्वपूर्ण खोजों से यह स्पष्ट हो चला है कि ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। समस्त आकाश गंगाएं, समस्त सौरमंडल और ग्रह नक्षत्र क्रमशः अपना आकाशीय क्षेत्र आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। कहा जाता है कि अरबों वर्ष पूर्व सृष्टि के अंतराल में घनीभूत पदार्थ के मध्य एक भयंकर विस्फोट हुआ था। उसी के छिटक कर ग्रह नक्षत्र बने और वह छिटकना तब से लेकर अब तक क्रमशः आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं और यही हाल सौरमंडल का है। शून्य आकाश के उन्मुख क्षेत्र की विशालता इतनी बड़ी है कि अभी करोड़ों अरबों वर्षों तक यह दौड़ ऐसे ही चलती रह सकती है। भारतीय मनुष्यों की भी यह मान्यता रही है कि सृष्टि के आरंभ में एक मूल द्रव्य हिरण्यगर्भ था। उसी के विस्फोट से आकाश गंगाएं विनिर्मित हुई। इस विस्फोट की तेजी कुछ तो धीमी हुई है पर अभी भी उस छिटकाव की चाल बहुत तीव्र है। विश्व ब्रह्मांड के समस्त ग्रह नक्षत्र अपनी सूत्र संचालक आकाश गंगाओं के साथ जुड़े हैं और आकाश गंगाएं महत तत्व हिरण्यगर्भ की उंगलियों में बंधी हुई कठपुतलियां भर है। अगणित सौरमंडल भी एक दूसरे का परिपोषण करते हुए अपना क्रियाकलाप चला रहे हैं। सूर्य ही अपने ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण में बांधे हो और उन्हें ताप प्रकाश देता हो सो बात नहीं है। बदले में यह परिवार भी अपने शासनाध्यक्ष सूर्य का विविध आधारों से पोषण करता है।
सौर परिवार के ग्रह अपनी जगह से छिटक कर किसी अंतरिक्ष में अपना कोई और पथ बना ले तो फिर सूर्य का संतुलन भी बिगड़ जाएगा और वह आज की स्थिति में न रहकर किसी चित्र विचित्र विभीषिका में उलझा हुआ दिखाई देगा। सौर परिवार का गृहमंडल एवं निहारिकाएं एक सुव्यवस्थित क्रम से सतत क्रियाशील हैं, भ्रमणशील है। लगता है और कोई विशाल तंत्र इस पूरे विराट तत्व का सुसंचालन कर रहा है। ब्रह्मांड की गति और विस्तार का क्रम सर्वत्र एक सा है। हर ग्रह नक्षत्र अपनी धुरी पर घूमता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपनी एक परिक्रमा पूरी करती है, जबकि चंद्रमा 336 घंटे में, अर्थात वहां के दिन और रात में हमारी पृथ्वी के दिन व रात से 14 गुने बड़े दिन और 14 गुनी बड़ी रात। बुध की परिस्थितियां भिन्न हैं, अर्थात उसका एक भाग निरंतर सूर्य की ही ओर बना रहता है, दूसरा अंधकार में, पर अपने आप में गतिशील वह भी है। हम समझते हैं सूर्य स्थिर है, पर ऐसा नहीं है। वह भी 1 सेकंड में 13 मील की गति से घूमता है। मंदाकिनियां भी अपने सौर परिवारों को लेकर इसी विराट परिक्रमा में संलग्न है। अपनी स्पाइरल आकाशगंगा की स्वयं की गति 200 मील प्रति सेकंड है। इसी तरह ब्रह्मांड 150 मील प्रति सेकंड की गति से विकसित हो रहा है। यह गति बिना किसी व्यतिक्रम के हर जगह है। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एक आचार संहिता ऐसी निर्धारित करनी चाहिए जिससे समाज में गतिशीलता तो रहे, पर किसी की सीमा, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण न हो। हर ग्रह अपने मुखिया की परिक्रमा में लगा है। हर चंद्रमा अपने ग्रह का, ग्रह सौर परिवार का, सौरमंडल मंदाकिनियों की परिक्रमा करते रहने का अपना कर्तव्य बखूबी निभाते हैं। ब्रह्मांडीय चेतना की सबसे बड़ी विशेषता है सतत विकास। जड़ समझे जाने वाले ब्रह्मांड में बैठे जुगनू रूपी तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि अपनी अपनी निहारिकाओं के साथ सतत और अधिक विकसित होते जा रहे हैं। फैलाव की यह सीमा अपरिमित है, अनंत है। चेतना और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली गति, विकास की प्रक्रिया को पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा से लेकर अखिल ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए पिछले दिनों वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष उपकरणों और खगोलीय शोधों के आधार पर कहा कि सारा ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। इन खगोल वैज्ञानिकों में विख्यात नक्षत्रविद द्राबाहबल, फ्रेड हॉयल, सर एडिंगटन, कार्ल सांगा आदि का नाम लिया जाता है। आज से कोई 60 वर्ष पूर्व की बात है। विश्व विख्यात नक्षत्रविद डॉक्टर हबल अपने दूरदर्शी स्पेक्ट्रोमीटर पर सुदूर नक्षत्रों से आने वाले प्रकाश के वर्णक्रम का अध्ययन कर रहे थे। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बना है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें एक त्रिपार्श्व कांच लगा रहता है। जब प्रकाश की एक किरण को उसमें कुदाया जाता है तो इस कांच के अनुसार वह अपने 7 रंगों में फूट पड़ता है। इन रंगों के वर्णक्रम से प्रकाश की स्थिति, अंतरंग खनिज स्रोतों की जानकारी भी की जाती है। पर यहाँ जो प्रयोग चल रहा था उसका प्रयोजन एक आकाशगंगा की दूरी की जांच करना था, जो उस समय ब्रह्मांड की सीमा पर प्रतीत हो रही थी। जांच के समय एक बिल्कुल ही नया तथ्य प्रकाश में आया। वर्णक्रम का लाल रंग निरंतर सरकता और क्षीण होता प्रतीत हो रहा था, जिसका अर्थ था कि आकाशगंगा परे हट रही है। उससे आने वाला नाद भी क्रमशः मंद पड़ता जा रहा था। उससे भी उपर्युक्त तथ्य की ही पुष्टि हो रही थी। इस परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव की संज्ञा दी गई और एक नए दर्शन ने जन्म लिया कि ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है। यह चौंका देने वाली जानकारी थी जिसने वैज्ञानिकों के सामने विचार के लिए सैकड़ों प्रश्न छोड़े हैं। फ्रीडमैन से लेकर आइंस्टीन तक अब संसार के सभी प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञानी यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। सभी खगोलीय पिंड एक दूसरे से दूर हटते जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेड हॉयल भारतवर्ष आए थे। विज्ञान भवन में उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देते उन्होंने कहा था, अंतरिक्ष की गहराइयां जितना अनंत की ओर बढ़ेंगी, उनमें झांककर देखने से मानवीय अस्तित्व का अर्थ और प्रयोजन उतना ही स्पष्ट होता चला जाएगा। शर्त यह रहेगी कि हमारी अपनी अन्वेषण बुद्धि का भी विकास और विस्तार हो।
यदि हमारी बुद्धि, विचार और ज्ञान मात्र पेट, प्रजनन, तृष्णा, अहंता तक ही सीमित रहता है, तब तो हम पड़ोस को भी नहीं जान सकेंगे। पर यदि इन सबसे पूर्वाग्रह मुक्त हों, तो ब्रह्मांड इतनी खुली और अच्छे अक्षरों में लिखी चमकदार पुस्तक है कि उससे हर शब्द का अर्थ, प्रत्येक अस्तित्व का अभिप्राय समझा जा सकता एवं अनुभव किया जा सकता है। वस्तुतः चेतना का मुख्य गुण है विकास। जहां भी चेतना या जीवन का अस्तित्व विद्यमान दिखाई देता है, वहां अनिवार्य रूप से विकास, वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ने की हलचल दिखाई देती है। इस दृष्टि से मनुष्यों, जीव जंतु और पेड़ पौधों को ही जीवित माना जाता है। परंतु भारतीय अध्यात्म की मान्यता है कि जड़ कुछ है ही नहीं, सब कुछ चैतन्य ही है। सुविधा के लिए स्थिर, निष्क्रिय और यथास्थिति में बने रहने वाली वस्तुओं को जड़ कहा जाता है, परंतु वस्तुतः वे प्रचलित अर्थों में जड़ है नहीं। सृष्टि के इस विराट रूप, क्रमिक विस्तार एवं सतत गतिशीलता के मूल में झांकने पर वैज्ञानिक पाते हैं कि यह सब एक सुनियोजित चेतना की विधि व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न हुआ क्रियाकलाप है। परिवर्तन के मूल में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं। यह विश्व ब्रह्मांड किस प्रकार बना और फिर किस प्रकार सुविस्तृत होते होते इस स्तर तक पहुंचा, इसका उहापोह सभी अपने अपने ढंग से करते रहते हैं। इस संदर्भ की रहस्यमय जानकारी यह है कि पदार्थ की बहिरंग हलचलें और भीतर की अद्भुत क्षमताएं अकारण अथवा स्वेच्छाचार पर निर्भर नहीं है, वरन उनके पीछे कुछ ऐसे तथ्य जुड़े हुए हैं जिन्हें चेतन जगत की परंपराओं के अनुरूप कह सकते हैं। प्राणी जगत की प्रगति का तात्विक पर्यवेक्षण करने पर प्रतीत होता है कि उस क्षेत्र में जो कुछ हुआ है या होने वाला है, वह वस्तुपरक नहीं वरन भावपरक है। आकांक्षाएं उभरती है और बुद्धि तथा काया तदनुरूप काम करना आरंभ कर देती है। स्नेह सहकार से प्रेरित होकर वे एक दूसरे के साथ बंधते और आदान प्रदान का उपक्रम चलाकर उपयोगी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त उसका साहस है जो पराक्रम के लिए अंतर क्षेत्र में अभिष्ट विद्युत का उत्पादन करता है। बिजली न होने पर संबद्ध यंत्रों का चल सकना संभव नहीं। इसी प्रकार साहस के अभाव में शारीरिक पुरुषार्थ बन पड़ने और न मानव क्षेत्र के महत्वपूर्ण संस्थान कुछ महत्वपूर्ण सोचने, कुछ सारगर्भित निष्कर्ष निकालने में समर्थ होते हैं। प्राणी जगत की, विशेषतः मनुष्य समाज की अद्यावधि प्रगति का सार संक्षेप यही है। इन्हीं प्रवृत्तियों ने उसे नर पशु से नारायण स्तर तक पहुंचा देने को सड़क बनाई है। यदि उपर्युक्त 3 अतिरिक्त प्रवृत्तियां मनुष्य में न होती तो वह भी आदिम काल की उसी स्थिति में पड़ा रहता जिसमें कि अन्यान्य प्राणी रह रहे हैं। सृष्टि क्रम के अनुसंधानी बताते हैं कि आरंभ में मात्र अनगढ़ पदार्थ यत्र तत्र बिखरा पड़ा था। न उसका कोई व्यवस्थित स्वरूप था और न निश्चित क्रियाकलाप। लक्ष्य विहीन पथारे की तरह वह ऐसे ही निरुद्देश्य भटकता था। जब उनका सुनिश्चित स्वरूप बनने का समय आया तो आगे पीछे 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और उसने प्रस्तुत ब्रह्मांड का एक स्वरूप एवं कार्यक्रम निर्धारित कर दिया। कहते हैं कि अनगढ़ पदार्थ में विस्फोट हुआ। उसकी खपच्चियां दिशा विशेष में दौड़ लगाती हुई आगे बढ़ती गईं। यह दूसरा चरण गति है। गति न केवल आगे ही बढ़ती गई वरन उनने एक कक्षा बनाई और परिक्रमा करने की नीति अपनाई। परिक्रमा पथ के पास आना, बाहरी कक्षा में परिभ्रमण, साथ ही अपनी धुरी पर अपने क्षेत्र में लट्टू की तरह घूमना। इस प्रक्रिया के साथ साथ एक और नया तथ्य उभरा, वह था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अर्थात बड़े के प्रति छोटे का नमन और बढ़े हुए स्नेह सहयोग का अनुदान। इन्हीं 3 सिद्धांतों पर प्राणी जगत का विकास हुआ है और उन्हीं पर पदार्थ ने अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनुशासन बनाए तथा अपनाए हैं। इस संदर्भ में अधिक जानना हो तो उस प्रक्रिया पर और भी पैनी नजर डालनी पड़ेगी। सृष्टि के आदि में हुआ विस्फोट कहीं बाहर से नहीं, भीतर से ही उभरा। चेतना के क्षेत्र में इसे अदम्य अभिलाषा कह सकते हैं। इसके उपरांत जब छितराया हुआ पदार्थ अनगढ़ स्थिति को छोड़कर सुव्यवस्थित रहने की स्थिति तक पहुंचा तो उसमें 2 शक्तियां काम करने लगी, एक आकर्षण की, दूसरी विकर्षण की। ग्रह पिंडों में पाई जाने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति अनेक साधनों को बाहर से खींचकर अपने वैभव में सम्मिलित करती हैं। विकर्षण आगे बढ़ने के पुरुषार्थ और अवरोध को चीर डालने की भूमिका बनाता है। ग्रह आगे बढ़ते हैं,
इसके लिए उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह आदिम विस्फोट से उसे उपलब्ध है। यह आरंभ ऐसी घड़ी में हुआ है कि उसका अंत कभी भी न हो सकेगा। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण सृष्टि की उद्गम वेला में ही प्रादुर्भूत हुआ और वह भी जब तक इस ब्रह्मांड का अस्तित्व है तब तक यथावत ही बना रहेगा। सृष्टि के आधारभूत कारणों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह जबकि गुमसुम पड़े हुए द्रव्यमान को यह ऊत सूझी कि यह जड़ जैसी नीरस निस्तब्ध स्थिति स्वीकार नहीं, इससे संतुष्ट नहीं बैठा जा सकता है, आगे बढ़ना और क्रीड़ा कलोल करना ही चाहिए। वह सब विचार पूर्वक योजनाबद्ध हुआ या संयोगवश, इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं। इतना समझा जा सकता है कि वह उमंग उठी अवश्य, भले ही उसका कारण कुछ भी क्यों न रहा हो। यह एक आधारभूत कारण है जिसने निस्तब्ध घनीभूत पदार्थ की वर्तमान ब्रह्मांड के रूप में विकसित परिणत होने का कुतूहल खड़ा कर दिया। इसके उपरांत दूसरी प्रक्रिया है विस्फोट के साथ गति का जुड़ा होना। यदि विस्फोट के साथ गति न होती तो एक धमाकाभर होने और उसी समय कुछ उछल कूद होने के उपरांत बात सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाती और उसका एक घटना मात्र के रूप में ही विवरण मिलता और समय के साथ साथ विस्मृति के गर्त में गिरता चला जाता। किंतु ऐसा हुआ नहीं। विस्फोट धमाका भर नहीं रहा, वरन एक गतिशीलता बनकर ब्रह्मांड के उसके घटक अवयवों का स्वभाव बनकर रह गया। स्वभाव ही आगमन के रूप में परमाणुओं से लेकर निहारिकाओं तक में अविच्छिन्न रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। सृजन, अभिवर्धन और परिवर्तन उसी गोलाकार गतिशीलता का उतार चढ़ाव है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल सर्वविदित है। यदि वह न हो तो ग्रह तारक एक दूसरे के साथ रस्सों से जकड़े हुए जिस प्रकार अधर में टंगे हैं वैसा शक्य ही न हो सके। उनके बीच कोई तालमेल ही न बैठे, धुरी पर घूमने और कक्षा में परिक्रमा करने का अनुशासन ही न रहे। यह ग्रह पिंड स्वेच्छाचारी यायावरों की तरह इधर उधर भटकने, एक दूसरे से टकराने, चिपकने लगे। फिर दिनमान रात्रिमान के रूप में जो कालमान एक सुनिश्चित स्थिति बनाए हुए है उसका भी कोई अस्तित्व न रहे। ऐसी दशा में जीवधारियों की न तो उत्पत्ति ही हो सकती है और न उनके निर्वाह की साधन व्यवस्था। ऐसी दशा में ब्रह्मांड का स्तर भी अलाव से उठने वाले और इधर उधर छितराने वाले धुएं से अधिक और कुछ भी न बन पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण को एक प्रकार से नीतिमत्ता एवं अनुशासन जैसी मानवीय विशिष्टता के समतुल्य गिना जा सकता है। विस्फोट में मूल स्थिति उमंग की आकांक्षा कह सकते हैं। विस्फोट का साहस पराक्रम, गुरुत्वाकर्षण का सहकार अनुशासन, सृष्टि के यह 3 आधार ही इस ब्रह्मांड की संरचना के मूलभूत कारण हैं। उन्हीं ने जीव विकास का इतना लंबा इतिहास गढ़कर खड़ा कर दिया। अमीबा से लेकर सुविकसित प्राणियों के वर्तमान रूप में पहुंचने तक की अति कठिन महायात्रा इन्हीं 3 साधनों के सहारे संभव हो सकी है। पदार्थ और प्राणी की प्रगति का इतिहास जिस कागज, कलम और स्याही से लिखा गया उसे आकांक्षा, साहसिकता एवं सहकारिता के रूप में माना जा सकता है। आकांक्षा को ही सत, सहकारिता को ही रज और साहसिकता को तम प्रकारांतर से कहते हैं। सृष्टा की सृजन प्रक्रिया कितनी अद्भुत एवं सुनियोजित है, इसे समझकर पृथ्वी पर अपने अवतरण पर मनुष्य सहज ही गौरव कर सकता है।